करवा चौथ का गिफ्ट। मोनिका करवा चौथ से हफ्ते भर पहले बड़े जोर शोर से त्योहार की तैयारी में लगी थी। आई लेंसेज और नेल्स एक्सटेंशन तो उसने पहले ही करवा लिया था। महंगी कामदार साड़ी और ब्रांडेड गाउन कल ही खरीदा। साथ ही डायमंड के इयररिंग्स भी, सबसे फेमस मेहंदी वाली भी बुक हो चुका था। अब तो बस रोज पार्लर जा जाकर खुद को चमकाने निखारने के मिशन पर जोरों पर था। कुल मिलाकर मोटी रकम खर्चा हो चुकी थी। और हाँ, अभी करवा चौथ व्रत का गिफ्ट क्या होगा ये मोनिका ने डिसाइड नहीं किया था। वैसे इस बार उसका मन विदेश में छुट्टियां मनाने का है, तो जब वो चांद की पूजा करके अपने पति योगेश के हाथों पानी पीकर व्रत खोलेगी तो उससे हफ्ते भर का विदेश में टूर गिफ्ट में मांग लेगी। जगह जो योगेश को पसंद हो, आखिर उसी की लंबी आयु के लिए तो मोनिका ने ये व्रत किया है, तो इतना हक तो योगेश का भी बनता है कि उसकी पसंद की जगह पर घूमने जाया जाए। बस थोड़ी ही वक्त बचा था कि जब चंद्रदेव उदित होकर सब सुहागनों की मुरादें पूरी करेंगे। मोनिका ने आईने में खुद को देखा और मेकअप का फाइनल टच देकर योगेश के कमरे की ओर मुड़ चली। कमरे से आते योगेश की आवाज ने मोनिका को चौकन्ना कर दिया। वो किसी से फोन पर धीरे धीरे बातें कर रहा था। उत्सुकता बस मोनिका दरवाजे से कान लगाकर खड़ी हो गई। हाँ यार, क्या बताऊं, पिछले 15 दिनों से मेरी रेल बनी पड़ी है। कभी यहाँ शॉपिंग के लिए चलो तो कभी वहाँ, कभी ये पसंद नहीं आया तो कभी वापस उसी शोरूम पर चलो। खर्च उसका तो पूछो ही मत। मैडम की फरमाइशें पूरे करते करते मेरी जेब तो खाली हो गई है। उस पर तुर्रा ये कि तुम्हारी लंबी आयु के लिए ही तो व्रत रख रही हूँ, और अभी तो करवा चौथ गिफ्ट का कोई ठीक नहीं कि क्या मांग ले। मुझे तो लगता है फॉरेन ट्रिप ही बोलेगी। अगर ऐसा हुआ तो अगले महीने ही ईएमआई भरने में मेरे तोते उड़ जाएंगे। अरे क्या बात कर रहा है, मना कैसे मना कर दूं भाई, घर की सुख शांति का सवाल है। कसम से ये करवा चौथ निपटे तो चैन की सांस आए। बहुत बड़ा मिशन है ये करवा चौथ, मेरे जैसे साधारण तबके के पति के लिए। याद है तेरी और मेरी माएँ कितनी सादगी और भावना से करती थी ये व्रत। सुबह ही माँ थोड़ी सी मिट्टी भिगोकर रख देती थी और शाम को उस मिट्टी से गौरा जी की प्रतिमा बनाकर उसे सिंदूर बिंदी चढ़ाकर लाल चुन्नी उड़ाती थी, और हम बच्चों को भी साथ लेकर कहानी सुनाया करती, पूजा करती थी। कितना सात्विक वातावरण था। मुझे तो मेरी सीधी सादी माँ में उस समय गौरा जी की छवि दिखती थी। चल चल अब मैं रख रहा हूँ, मोनिका मुझे बुलाने आती ही होगी। ये सब सुनकर मोनिका के मन में कुछ तरक गया। वो जल्दी जल्दी वहाँ से खिसकने लगी। अपने कमरे की बालकनी में आकर खड़ी हो गई। उसके कानों में योगेश के शब्द गूंज रहे थे। तभी उसकी नजर कंपाउंड में बने सर्वेंट क्वार्टर की छत पर गई, जहां उनकी नौकरानी लक्ष्मी और उसका ड्राइवर पति बाबूलाल खड़े थे। उनकी बातचीत साफ साफ सुनाई दे रही थी, पर वो इस बात से बेखबर थे कि मालकिन उन्हें देख रही हैं। कैसी लग रही हूँ मैं, लक्ष्मी ने लजाते हुए पूछा। गुलाबी रंग सीधे पल्लों की साड़ी, माथे पर बड़ी सी बिंदी और सिंदूर की गहरी लाली से सजी मांग ने लक्ष्मी के रूप को अलग ही आभा प्रदान कर दी थी। बिल्कुल नई नबीली दुल्हन। जैसे ही बाबूलाल ने कहा तो लक्ष्मी मेहंदी रची हथेलियों में अपना चेहरा छुपा कर बोली, हाय दैया। तभी बाबूलाल उसके हाथ पकड़कर बोला, जरा देखो तो हमारी रानी ने हमारा नाम कहाँ लिखा है। अरे हम तो खुद ही बाजार से कीप लाकर ऐसे ही टेढ़े मेढ़े लकीर खींच दिए। हमको कोनो डिजाइन विजाइन बनाना नहीं आता। अरे डिजाइन कौन देखता है लक्ष्मी रानी, हम तो बस तुम्हारे ये मेहंदी रचे हाथों की लाली देखना चाहते हैं, कहकर बाबूलाल ने लक्ष्मी के हाथ
चूम लिए। लक्ष्मी, मैं तुम्हें जिंदगी के ऐसो आराम नहीं दे पाया, फिर भी तुम मुझे इतना प्यार करती हो। मालिक तो मालकिन की हर तमन्ना मुंह से निकलते ही पूरी। चुप बुद्धुड़, प्रेम का संबंध अमीर गरीब से नहीं बल्कि मन से होता है। हम जानते नहीं कि तुम हमारे लिए कितना मेहनत करते हो। अच्छा सुनो, तुम हमसे क्या गिफ्ट लोगी करवा चौथ का? गिफ्ट? हाँ, वो तो हम सोचे ही नहीं। लक्ष्मी थोड़ी पर उंगली टिकाकर सोचने का अनुभव करने लगी। सुनो बलम, ये गिफ्ट उफट का धरा है। तुम्हारा हमारी जिंदगी में होना ही सबसे बड़ा गिफ्ट है। तुमसे ही ये रूप, ये श्रृंगार है, ये सौभाग्य है, हमको और कुछ नहीं चाहिए। लक्ष्मी ने भावुक होकर कहा, अरे ये तो चाहिए ना। कहते हुए बाबूलाल ने महकता हुआ मोगरे का गजरा लक्ष्मी के बालों में सजा दिया। वो देखो चांद निकल आया, लक्ष्मी बोली और दोनों उत्साहपूर्वक पूजा करने में लग गईं। मोनिका, डार्लिंग कहाँ हो तुम? योगेश की आवाज से जैसे मोनिका का स्वप्न से जगी। अरे चलो भाई, चांद निकल आया, पूजा करो। मोनिका पूजा की सब सामग्री लेकर योगेश के साथ छत पर आ गई। उसने चांद को छलनी से देखा, पूजा की। योगेश ने उसे पानी पिलाकर बर्फ खुलवाया और बोला, आज तो मेरा चांद आसमान के चांद से भी ज्यादा खूबसूरत लग रहा है। बोलो आज क्या गिफ्ट लोगी? गिफ्ट? कल शाम को तुम एक सुंदर सा गजरा लाना, उसे अपने हाथों से मुझे पहनाना और फिर हम लॉन्ग ड्राइव पर चलेंगे। शहर के पास जो झील है वहाँ कुछ देर सुकून से बैठेंगे। योगेश आश्चर्य मिश्रित से मोनिका को देख रहा था। दोस्तों, जीवन में हम सफर के साथ प्यार और सम्मान मिले, ये खुशी लाखों करोड़ों रुपए से बढ़कर है। आखिर वो दुल्हन की बुआ थी। चंदा का ध्यान अचानक कैलेंडर की तरफ गया तो तारीख देख वो परेशान सी हो उठी। मायके में बड़े भैया की बेटी रचना के विवाह में अब बामुश्किल 10 दिन बचे थे। सारे रिश्तेदार जमा होने वाले थे। वो तो अपनी पुरानी साड़ियों को ड्राई क्लीन करवाकर विवाह में काम चला लेगी। पति नरेश के पास भी 2-3 शर्ट पैंट हैं जो उसने पिछली दिवाली पर बनवाए थे, पर दोनों बच्चों के लिए तो नए कपड़े लेने ही पड़ेंगे। कम से कम 4-5 हजार का गिफ्ट में भी देना होगा। आखिर वो दुल्हन की बुआ थी। स्लीपर डब्बे में आने जाने पर भी टिकट खर्चा 3-4 हजार लग ही जाएगा। अगर नरेश ने ऑफिस से एडवांस लिया तो महीने भर खर्च का वो कैसे चलाएगा? सोचते सोचते चंदा बेहद चिंतित हो गई थी। 5 भाइयों की इकलौती बहन थी चंदा। विवाह के बाद से ससुराल में चंदा ने तंगी और तकलीफ ही देखी थी। नरेश की छोटी सी नौकरी में गुजारा मुश्किल होने लगा तो उसने सिलाई कढ़ाई का काम शुरू कर दिया था। सारा दिन घर का काम, बच्चों की देखभाल और सिलाई कढ़ाई ने चंदा को उम्र से पहले ही उम्र दराज बना दिया था। मायके में भाइयों ने बिजनेस में खूब तरक्की की थी। सब चंदा को लेकर फिक्रमंद भी रहते थे, पर स्वाभिमानी चंदा ने कभी भी मायके की मदद को स्वीकार नहीं किया था। समस्याओं में उलझी अपनी जिंदगी को खुद ही सुलझाना जैसे उसका जुनून था। मायके में विवाह का उत्साह अपने अंतिम चरण में था। दुल्हन की विदाई के बाद एक एक कर मेहमान विदा हो रहे थे। चंदा भी अगले दिन विदा होने वाली थी। नरेश की इस महीने की सैलरी और उसके पास बचे सारे पैसे खत्म हो गए थे। उसे घर पहुंचकर घर का किराया, दूध वाले का बिल, स्कूल की फीस जमा करने का तनाव अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। वो
चुपचाप एक कमरे में जाकर सो गई थी। नींद में उसे अपने माथे पर किसी स्नेह भरे हाथ का स्पर्श मिला तो अचानक से उसकी नींद खुल गई थी। बड़ी भाभी ननद के माथे को सहला रही थी। भाभी आप? हाँ दीदी, बिटिया की विदाई तक तो आपसे ठीक से बात करने की फुर्सत तक नहीं मिली। अभी सब लोग कुछ फ्री हुए हैं। चंदा उठकर बैठ गई थी। दीदी, मैं जानती हूँ कि आप अपनी तकलीफ किसी से नहीं बांटती हो और ना ही आप किसी तरह के सहयोग को स्वीकार करती हो, पर कुछ छुपा नहीं है दीदी। ये घर भी आपका है। मैं तो बाहर से आई हूँ, पर आपने तो यहाँ जन्म लिया है। भाभी, मुझे पता है कि आप सभी को मेरी चिंता रहती है। बस फिर आप कुछ मत बोलना दीदी। कुछ रुपए लाए हूँ, आप उन्हें रख लो। हाथ में कुछ पैसों रहेंगे तो काम आएंगे। बोलते हुए भाभी ने ननद की तरफ 500 के नोटों की एक गड्डी बढ़ा दी थी। भाभी के हाथों से नोटों का पैकेट लेते हुए चंदा मुस्कुरा रही थी। भाभी, जानती हो, पैसों की तंगी एक दिन दूर हो सकती है, पर जो मान सम्मान और प्रेम मुझे मायके में मिलता है वो एक बार खत्म हो गया तो फिर कभी नहीं लौटेगा। ये पैसे मुझे बहुत महंगे पड़ सकते हैं भाभी। इन्हें लेने के बाद मैं किसी से नजरें मिलाकर बात नहीं कर पाऊंगी। गरीबी से लड़ना सिखाया है बाबूजी और माँ ने, पर उन्होंने आत्मसम्मान खोकर जीना नहीं सिखाया है भाभी। भावुक होती चंदा ने भाभी के कंधे पर सर रखते हुए रुपयों की गड्डी वापस भाभी के हाथों में रख दी थी। ननद और भाभी दोनों की आंखों से टपकते आंसू की बूंदें कागज के नोट पर पड़ी तो कागज गीला कर सुकड़ सा गया था, पर रिश्तों में एक नई ताजगी खिल उठी थी। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। चैनल पे नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए मोटिवेशनल स्टोरी।